अब हम कंजोरियम तक हमने पढ़ा लिया था। नेक्स्ट टर्म है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट क्या होता है? ऐसा मार्केट जहां पर बाइंग मार्केट क्या होता है? बायर और सेलर जहां हो, और जहां बाइंग और सेलिंग कंज्यूमर से रिलेटेड हो। कंज्यूमर मतलब इंडिविजुअल लोग, हाउस होल्ड जहां पे माल खरीदते हैं, दैट इज नोन एज कंज्यूमर मार्केट। एक प्रोड्यूसर मार्केट होता है जहां पर मशीनें बिकती हैं, और एक कंज्यूमर मार्केट होता है जहां पर हाउस होल्ड से रिलेटेड, इंडिविजुअल लोगों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट में अगर आप देखें तो कंज्यूमर मार्केट आर द मार्केट, मार्केट मतलब बायर और सेलर, जहां पर भी बायर और सेलर होंगे दैट इज नोन एज कंज्यूमर मार्केट। फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बॉट बाय इंडिविजुअल्स फॉर देयर ओन और फैमिली यूज, यानी हाउस होल्ड। जैसे चाइना में जाते हैं तो चाइना में सेगमेंट है मार्केट्स का। एक मार्केट है चाइना में जहां पर प्रोड्यूसर मार्केट है, वहां पर आप जाएंगे तो बल्क में क्वांटिटी में माल मिलेगा। जैसे फर्नीचर मार्केट में तो फर्नीचर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, रीसेलर्स ही खरीद सकते हैं वहां पर, केवल इंडिविजुअल आदमी नहीं खरीदेगा। और मशीनें वगैरह ज्यादातर बिकती हैं। और कंज्यूमर मार्केट जो हम जाते हैं, गंजगोरट्टी या और जो भी मार्केट्स हैं जहां पर हम जाते हैं, दैट इज नोन एज कंज्यूमर मार्केट। कॉर्पोरेट कल्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल्चर क्या है? हमारी संस्कृति। कल्चर का मतलब, कल्चर किन चीजों से मिलकर बनता है? कॉर्पोरेट कल्चर मतलब पूरा कंपनीज का क्या कल्चर है? कल्चर क्या किससे बनता है? वैल्यू, बिलीफ, प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, वेज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्किंग एनवायरनमेंट। देखिए, कल्चर का मतलब क्या हो गया कि कॉर्पोरेट में किस तरीके की संस्कृति है। संस्कृति भी सुन रही है यहाँ पे। संस्कृति का मतलब क्या हो गया कि हमारा बेसिक वर्किंग स्टाइल कैसा है, ठीक है, हम किस तरीके से, ठीक है, हम किस तरीके से काम करते हैं। तो ये कल्चर, जो एनवायरमेंट है कॉर्पोरेट कल्चर, वो किन चीजों से मिलकर बनता है? कंपनीज वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है जिस चीज को हम वैल्यू दें। कंपनी किस चीज को वैल्यू देती है? जैसे कंपनी वैल्यू देती है एथिक्स को, कंपनीज वैल्यू देती है, वैल्यू और प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। वैल्यू का मतलब होता है जिस चीज को हम वैल्यू दें, यानी जिस जिस पॉइंट से हम कभी डिफर नहीं होंगे। मैं कहता हूं ना ये मेरी वैल्यूज है, मतलब मैं इस चीज को वैल्यू देता हूं, मैं इससे डिफर नहीं होऊंगा। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कंपनी की प्रिंसिपल है और कंपनी इसको बहुत वैल्यू देती है। कंपनी कहती है भैया आप अगर क्वालिटी में खराबी है तो आप मुंह पे बोलो, लेकिन हम इसको वैल्यू देते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है, हम इसको वैल्यू देते हैं, मतलब इससे हम डिफर नहीं होंगे। बिलीव्स, जैसे कस्टमर फर्स्ट, हमारी कंपनी का बिलीफ है कि हम कस्टमर सर्वे सर्वा है। कस्टमर अगर कोई भी चीज बोल रहा है तो आप सुनिए, कस्टमर के फीडबैक्स लीजिए, कस्टमर इज फर्स्ट। तो ये हमारा बिलीफ है। ट्रेडिशंस, कंपनी में कितने टाइम से कोई ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेडिशन है कि हर साल दिवाली पे हम लोग सारे एम्प्लॉइज सब लोग साथ में पूजा करेंगे, इट्स अ ट्रेडिशन। हम इस पर्टिकुलर डे पर जब भी साल में कोई होगा, कोई भी त्योहार होगा, सब साथ में मनाएंगे, तो ये ट्रेडिशन है। वेज ऑफ ऑपरेटिंग, हम किस तरीके से बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, वो सारी चीजें आ गई। इंटरनल वर्किंग एनवायरनमेंट, इंटरनल वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब कि एम्प्लॉयज आपस में कितना कॉपरेट करते हैं, सीनियर जूनियर्स को कितना सपोर्ट करता है, वो एनवायरनमेंट है। इन सबसे मिलकर बनता है कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर। कहते हैं ना कि यार ये तो कॉर्पोरेट कल्चर है। कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है, उनका उनकी बिलीव्स क्या होती है कि भाई डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। उनका उनके प्रिंसिपल है ये कि डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, नेपोटिज्म कुछ नहीं होगा। कॉर्पोरेट कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर में ही होगा। उनका ट्रेडिशन क्या है? पार्टीज, एवरी सैटरडे संडे दे डू पार्टीज, जिससे लोग आपस में मिले, सारे एम्प्लॉइज और सीनियर्स आपस में मिले। इंटरनल वर्किंग एनवायरनमेंट है उनका कि कोई भी लेट नहीं होगा, और सीनियर्स जो भी डायरेक्शन दे देगा जूनियर्स हैज टू फॉलो इट। तो इस तरीके से मिलकर ये कॉर्पोरेट कल्चर बनता है। तो दैट सिंपल। तो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बता दी। और वैल्यूज का मतलब होता है जिस चीज को आप वैल्यू देते हैं। जैसे ऑनेस्टी को लोग, कई लोग वैल्यू देते हैं, कई लोग वैल्यू डिसिप्लिन को देते हैं, कई लोग वैल्यू टाइम से आने जाने को देते हैं। तो ये सारा होगा। दिस इज कॉर्पोरेट कल्चर।
क्रॉस सेलिंग, जहां डाउट आए पूछ लीजिए मुझसे, चाहे चैट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ लीजिए। क्रॉस सेलिंग क्या होता है? आपने कभी इंटरनेट पे कोई माल खरीदा है? जैसे मान लीजिए मैंने इंटरनेट पे ये मोबाइल खरीदा, इंटरनेट पे मैंने एक मोबाइल खरीदा, और मोबाइल खरीदने के बाद क्या देखता हूं मैं कि मेरी फेसबुक पे हर दूसरे दिन ईयरफोन्स के ऐड आने लगते हैं, या मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूं फेसबुक पे, हर दूसरे दिन मेरे पास जो है कोई ऐड आने लगता है कि रिलेटेड टू मोबाइल कवर्स। क्या ऐसा होता है आपने कभी ऑनलाइन कुछ खरीदा और उससे रिलेटेड चीजों के अब आपके पास ऐड आने लगे? हैव यू फेल्ट इट? कभी देखा है ऐसा? होता है ना? इट इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में क्या होता है कि हम देखते हैं कि बंदे ने क्या खरीदा है, उसकी हिस्ट्री देखते हैं और उससे रिलेटेड फिर प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। जैसे आपने कार खरीदी है तो मैं आपको ऑफर करने लगूं कि जो है सर म्यूजिक सिस्टम ले लीजिए, ये एग्जांपल इन्होंने बुक में दिया है। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग क्या है? कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री देखिए और फिर उससे रिलेटेड ऑफर्स दे दीजिए। और हर इंसान के साथ होता है, आजकल ऑनलाइन बहुत होता है कि हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं और फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के ऑफर आते रहते हैं और हम वो भी खरीदने लगते हैं। जैसे मैं अपनी मदर के लिए एक ब्लड प्रेशर की मशीन देख रहा था, वो खराब हो गई थी, मैंने ऑनलाइन अमेजन पे देखा, उसे बाई कर लिया। अब कल मेरे पास ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीजन का मीटर यहां लगा देते हैं उंगली पे जिससे ऑक्सीजन आने लगते हैं, कल मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, उसके ऑफर आने लगे। तो मैं समझ गया क्रॉस सेलिंग हो रही है। इन्होंने डाटा, इंटरनेट कंपनीज ने उस हिसाब से डाटा फिल्टर करके बता दिया है और उन कंपनीज को बता दिया कि जो भी ऑक्सीमीटर से रिलेटेड है कि भाई साहब इस पर्सन ने अभी मेडिकल डिवाइस कोई खरीदी है तो आप भी इसे बेच सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेलिंग। क्लियर है? इसके बाद आता है कस्टमर्स डिमांड, कस्टमर नीड, कस्टमर वांट्स। ये 3 पॉइंट एक साथ पढ़ेंगे। कस्टमर नीड, कस्टमर की जरूरत क्या है? जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये नीड होती है, ये पहले होती थी, अब जैसे आप सब स्टूडेंट्स की नीड है इंटरनेट, तो ये नीड है। तो दिस इज कस्टमर नीड। तो कस्टमर नीड क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट जो एक इंडिविजुअल चाहता है सेटिस्फाई करना। अब जैसे इंटरनेट हो तो हो गई हमारी बेसिक नीड। उस नीड में भी मैं पर्टिकुलर किस कंपनी का इंटरनेट चाहता हूं, वो हो गई वांट। जैसे फूड हो गई मेरी नीड है, फूड में मैं मैकडी का बर्गर चाहता हूं, तो वो हो गई मेरी कस्टमर वांट्स। यानी प्लीज जरा समझिए दोनों, तीनों चीजें अभी तीनों बताता हूं। नीड, नीड का मतलब है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट में मैं भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहता हूं। उस रिक्वायरमेंट में भी मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहता हूं, उसे बोलेंगे हम वांट। स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई अंडरलाइंग नीड। अंतर समझ रहे हैं वांट्स और नीड में? नीड बेसिक है और नीड में मैं किस प्रोडक्ट को चाहता हूं वो हो गई वांट। लेकिन उस प्रोडक्ट को चाहने से के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए, विलिंग एबिलिटी होनी चाहिए परचेज करने की, तो बनती है वो मेरी डिमांड। तीनों बातें अंतर समझिए। नीड, मुझे खाना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। खाने में भी मुझे मैकडोनल्ड का बर्गर चाहिए, वांट हो गई आपकी। पैसे कितने हैं सर? 50 रुपए। बेकार है, डिमांड नहीं बनी। तो नीड, आपकी बेसिक नीड क्या है सर? फूड। फूड में क्या चाहिए सर? मैकडी का बर्गर, वांट बन गई। और उसके लायक मुझ पे पैसे भी हैं तो डिमांड बन गई। तो डिमांड देखिए, कंज्यूमर डिमांड इज अ वांट। देखिए वांट में लिखा था नीड और डिमांड में लिखा है वांट। तो नीड फर्स्ट पढ़ा है, ऐसे 1 2 3 लिख लीजिएगा, चाहे 1 पढ़ेंगे नीड, नीड के बाद 2 पढ़ेंगे वांट्स, और वांट के बाद 3 पढ़ेंगे डिमांड। तो कंज्यूमर डिमांड इज अ वांट। वांट यानी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वांट है, सपोर्टेड बाय एन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस का मतलब था प्राइस सही होना चाहिए। मेरी जेब में 1,000 रुपए, तो मैकडी के बर्गर के लिए 1,000 नहीं दूंगा। तो अगर आदमी एबिलिटी के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसका प्राइस ठीक होना चाहिए, तो विलिंगनेस आती है। हमने डिमांड चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स में। तीनों बातें समझ में आ गई, नीड, वांट्स एंड डिमांड। कोई डाउट है यहां? अदिति बंसल क्लियर?
ठीक है, मैं इसलिए बीच बीच में पूछता रहता हूं कि मुझे आ रही है आवाज या नहीं। ठीक है, नाउ कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी एक हमने पढ़ाया था ब्रांड लॉयल्टी आपको लास्ट क्लास में, उन्नति आप भी सुनिएगा। ब्रांड लॉयल्टी थी कि मुझे हमेशा एप्पल का ही फोन खरीदना है, तो एप्पल इज अ ब्रांड, एप्पल इज अ ब्रांड, और मैं उस ब्रांड के लिए लॉयल हूं, तो वो हो गई ब्रांड लॉयल्टी। एक होती है कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी होता है कि मुझे एक सर्टेन दुकान से ही माल खरीदना है। मेरी बात समझिए, मुझे मोबाइल खरीदना है, मोबाइल मुझे सिर्फ एक्स के यहां जाके ही खरीदना है। मुझे मोबाइल खरीदना है और मोबाइल मुझे एक्स के यहां जाके खरीदना है, बट अगर एप्पल नहीं हुआ तो नहीं खरीदना है। तो फिर मैं ब्रांड के प्रति ज्यादा लॉयल हूं। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे और अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई मुझे ब्रांड तो खरीदना है, ब्रांड ब्रांड से मतलब नहीं, मुझे तो एक सर्टेन शॉप पर जाके ही माल खरीदना है, तो दैट इज नोन एज कस्टमर लॉयल्टी। तो कस्टमर लॉयल्टी देखिए, फीलिंग और एटीट्यूड दैट इंक्लाइंड अ कस्टमर आइदर टू रिटर्न टू अ कंपनी शॉप और आउटलेट टू परचेज देयर अगेन और एल्स रीपरचेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस और ब्रांड। हमें एक कंपनी से या एक शॉप से या एक आउटलेट से ही बार बार माल खरीदना है, चाहे पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे पर्टिकुलर ब्रांड खरीदना है। जैसे अब सुनिए, मुझे एप्पल का फोन खरीदना है, मैं एक मोबाइल वाले के पास जाता हूं, मैंने कहा भाई मुझे एप्पल का फोन खरीदना है, मैं उसी बंदे से हमेशा मोबाइल खरीदता रहता। वो कहता है भैया आज नहीं है, एक हफ्ते बाद मंगाऊंगा, आप चाहे तो बराबर वाले के यहां से ले सकते हैं। मैंने कहा ना 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 ना, लूंगा आप ही के यहां से, और लूंगा भी एप्पल का ही फोन। बताइए कौन कौन सी लॉयल्टीज यहां इन्वॉल्व है, एक सेकेंड बस, कौन कौन सी ब्रांड एंड कस्टमर्स लॉयल्टी दोनों यहां पर इन्वॉल्व हैं। रीजन, ब्रांड लॉयल्टी एप्पल का फोन खरीदेंगे, और कस्टमर्स लॉयल्टी उसी दुकान से माल खरीदेंगे। जस्ट वेट, एक सेकेंड का पॉज लेना। फिर इससे अगला चलेंगे अगर, तो दैट इज डिफरेंशिएशन। जस्ट एक सेकेंड का होल्ड करिएगा। राइट, इसके बाद लेकर चलेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, एक मार्केट स्ट्रैटेजी है। दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसका बेसिकली बस एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा, राइट। डिफरेंशिएशन क्या है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसका एम है एट ensuring that product and services have a unique element to allow them to stand out from rest। डिफरेंशिएशन क्या है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिस ऐसी स्ट्रैटेजी जो ये बता सके कि हम दूसरों से डिफरेंट है, तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जैसे उन्होंने उसमें टूथपेस्ट के केस में क्या देते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में नीम है, नमक है, तो क्या होता है, ये एक स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो हमें बताती है कि हम दूसरों से स्टैंड आउट हैं, हम दूसरों से क्या है, रेस्ट से अलग हैं।
तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, नीम है। तो ये क्या है कि मुझे डिफरेंशिएट करता है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? जहां पर हम मास को अट्रैक्ट नहीं करते, हम 1-to-1 बात करते हैं। टेलीकॉलिंग, टेलीकॉलिंग इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। या एसएमएस डायरेक्ट मार्केटिंग है। या इंटरनेट पे भी आजकल डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। जैसे इंटरनेट पे मुझे मार्केटिंग करनी है स्टूडेंट्स प्राइड की, तो जब मैं फेसबुक पे जाके मार्केटिंग के लिए जाऊंगा तो वो पूछते हैं कि आप ये बताइए आप किस तरीके के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो वहां एज पूछेगा, तो मैं बोलूंगा कि साहब 15 to 20 ईयर्स एज दे दिया। सेकंड, जो एजुकेशन से रिलेटेड देख रहे हो। थर्ड, उस एजुकेशन में भी कॉमर्स बैकग्राउंड का देख रहे हो। तो क्या होगा कि आप सारे लोग फेसबुक खोलेंगे तो आपके में स्टूडेंट्स प्राइड का ऐड आएगा, आपके फादर खोलेंगे तो वहां फेसबुक में उनकी स्क्रॉलिंग में कहीं पर भी स्टूडेंट प्राइड का ऐड नहीं आएगा, जो स्पॉन्सर्ड ऐड होता है। कोई साइंस का बच्चा खोलेगा तो उसे नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स प्राइड का ऐड। तो ये भी क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग है। हमने उन्हीं लोगों को हिट करा जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? व्हेन बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मार्केट देयर प्रोडक्ट सर्विस और कॉजेज डायरेक्टली टू द कस्टमर बेस्ड ऑन कंज्यूमर इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जब हम मार्केटिंग करें, ठीक है। तो कैटलॉग्स, पोस्टल मेलिंग्स, टेली मार्केटिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, एड्स ऑन मोबाइल डिवाइस, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, ये सब इसी के एग्जांपल है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कोई भी माल, उस दिन भी मैं आपको बता रहा था कि सैमसंग का फोन मैंने डायरेक्ट फैक्ट्री से थोड़ी ना ले लिया होगा। तो सैमसंग का फोन कस्टमर तक आने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। तो हर कंपनी को अपना प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी देखना होता है कि मैं कैसे कस्टमर के पास तक इसे पहुंचाऊंगी। तो द नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। इसके लिए जो भी चैनल्स यूज होंगे दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कंपनी के पास कितना गुड्स का रेंज है। जैसे मेरे पास, मैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मेरे पास फ्रिज भी है, एसी भी है, मोबाइल्स भी हैं, तो डाइवर्सिफाई है। तो कंपनी इंक्रीजेस द रेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इट प्रोड्यूस एंड सेल्स। जब आपके पास रेंज ऑफ गुड्स होते हैं तो हम बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई है। ई कॉमर्स आप समझते हैं, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब बेचना खरीदना, व्यापार। कॉमर्स है, व्यापार है। कॉमर्स हमने बता दिया था, मीडिएटर है, परचेज और सेलर को मिलाने का काम करने वाले लोग कॉमर्स कहलाते हैं। बिजनेस, मैं माल बेचूंगा। ट्रेडिंग, मैं माल बेचूंगा। मैन्युफैक्चरिंग, मैं माल बनाऊंगा। और कॉमर्स, आपका माल कस्टमर को मैं बिकवाऊंगा, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। कॉमर्स में मीडिएटर्स आते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर 3 चीज आती है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे अमेजन मिलवाएगा बायर और सेलर को, और आप अमेजन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप अमेजन से कोई माल खरीदेंगे और तो आपका पैसा नहीं मरेगा, आप पेमेंट कर दीजिए, आपके पास गुड्स जरूर आ जाएगा। तो ई कॉमर्स यानी एक बीच में मीडिएटर वो होना चाहिए ना जिस पर रिलाई कर सकें। तो वरना लोग क्या सोचेंगे, अगर हम डायरेक्टली कंपनी की साइट से खरीदें और कोई फेक हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या होता है ई कॉमर्स, इसमें टेक्नोलॉजी यूज होगी सच एज इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज एंड इंडस्ट्री एक्स्ट्रानेट्स टू स्ट्रीमलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, इंटरनेट यूज होंगे, डाटा एक्सचेंज हमारा यूज होगा। इंडस्ट्री एक्स्ट्रानेट हम क्या बात कर सकते हैं? इंडस्ट्री एक्स्ट्रानेट क्या होगा कि जनरली इंडस्ट्रीज चैनल क्या होते हैं? इंटरनेट पे तो सब लोग अवेलेबल है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे alibaba.com है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको मिलेगा। तो इंडस्ट्री एक्स्ट्रानेट क्या होता है? जो इंडस्ट्री का एक चैनल होता है, उस चैनल के अंदर जो जो लोग होंगे वो लोग उस प्लेटफॉर्म पे डील कर सकते हैं। इंटरनेट पे एनीबडी कैन डू। तो आज की डेट में आप अमेजन पे क्या जा सकते हैं, बिना अपना रजिस्ट्रेशन कराए सीधे सीधे अपना नाम डिटेल्स डालिए, डील कर लीजिए। कुछ जगह क्या होता है कि वो कहते हैं कि पहले आप मेंबर बनिए, अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स दीजिए, तो वो होता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट का मतलब कि एक स्पेसिफाइड चैनल, सभी के लिए ओपन नहीं है। तो दैट इज ई कॉमर्स, इन बेसिस पे किया जाता है। कॉमर्स समझ गए? कॉमर्स क्या है कि बायर और सेलर को मिलाने का काम करने वाली कंपनी, और किस प्लेटफॉर्म पे काम करती है? इंटरनेट पे।
इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल पर मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मार्केटिंग में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से क्या फायदा होगा? फायदा होगा कॉस्ट कम होगी। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 1,00,000 रुपए और मैं प्रोडक्ट बनाता हूं 10,000, तो हर यूनिट पर कॉस्ट क्या आएगी? 10 रुपीज पर यूनिट। यही अगर मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज करता हूं और मैं 50,000 यूनिट बनाने लगता हूं, मास प्रोडक्शन करने लगता हूं, तो कॉस्ट आएगी 10 रुपीज पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो यूनिट के बढ़ाने घटाने से चेंज नहीं होती अप टू दी कैपेसिटी। तो जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल करते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो इकोनॉमीज स्केल के लिए कह रहे हैं रिडक्शन इन कॉस्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट, सॉरी, रिडक्शन इन कॉस्ट through larger operating unit spreading fixed cost over number of items and units, number of items और units के ऊपर इसको फैलाना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप समझ गए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, कॉम्पिटिटर कितने हैं, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एफएमसीजी इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में। एफएमसीजी का मतलब क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जिनका शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होता है, जिनका लाइफ ज्यादा नहीं है, 5 दिन 10 दिन 3 दिन 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, तभी तो फास्ट मूविंग है। मैंने खरीदा 3 दिन के अंदर मुझे कंज्यूम करना पड़ेगा, फिर मैं दोबारा खरीदूंगा। फास्ट मूविंग जिन ऐसे कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर देखिए कंज्यूमर गुड्स अलग हो गए, टीवी फ्रिज भी कंज्यूमर गुड्स हैं, बट वो एफएमसीजी नहीं है क्योंकि वो तो 2 4 4 5 साल चलेंगे। एफएमसीजी क्या हो गए? जो फास्ट। मैगी क्या है? एफएमसीजी है या नहीं है? बताइए। है, बिल्कुल ठीक है। खाने पीने के आइटम सारे एफएमसीजी में आते हैं। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आर दोज दैट सेल इन हाई वॉल्यूम्स, हाई वॉल्यूम्स में बिकते हैं, विद लो यूनिट वैल्यू, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, एंड हैव फास्ट कंज्यूमर रीपर्चेज, और कंज्यूमर इन्हें बार बार बहुत खरीदता रहता है। एग्स आपको क्या लगते हैं? अंडे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं मैं कंज्यूमर गुड्स आउटलेट खोल रहा हूं, तो क्या आप कह देंगे सर एफएमसीजी वाला खोल रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम भी हो सकता है, ये कंज्यूमर गुड्स आउटलेट खोल रहा हूं। बताइए आरुषि, रिया, ये कोई भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं एफएमसीजी खोल रहा हूं, तो क्या आपको लगता है मैं डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की बात कर रहा हूं? यस सर, बहुत ही बढ़िया, आप बड़े होशियार बच्चे हैं, आसान हो जाता है पढ़ाना। सोप्स, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल्स, जैम्स, केचप्स, ये अलान फलान, ये सारे एफएमसीजी हो गए। फोरकास्टिंग, एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर डिमांड, कि बायर फ्यूचर में कितनी डिमांड करेगा, उसको उसका एंटिसिपेशन इज नोन एज फोरकास्टिंग। उस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड बाय द एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट बायर आर लाइकली टू डू अंडर अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस। अगर मैं इतना एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो लोग कितना माल खरीदेंगे, अगर एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दूंगा तो लोग कितना माल खरीदेंगे, वो हो गई फोरकास्टिंग। देन इनोवेटर्स, जो नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते रहते हैं वो कहलाते हैं इनोवेटर्स। इनोवेशन कुछ नया लाना, इनोवेटर उस नए को अडॉप्ट करना। तो इनोवेटर आर दोज हु अडॉप्ट्स न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट, दे आर यूजुअली रिलेटिवली यंग, लाइवली, इंटेलिजेंट, सोशली एंड ज्योग्राफिकली मोबाइल, दे आर ऑफन ऑफ ए हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो इनोवेटर्स अगर हम देखते हैं ना यार, ये ग्रुप जो है यहाँ पे, या यहाँ जो रहते हैं लोग, वो इनोवेटर्स हैं। तो अगर हमें पता लग गया वो लोग इनोवेटर्स हैं, तो इसका मतलब वो लोग नए प्रोडक्ट को जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब भी कंपनी नया प्रोडक्ट इन्वेंट करती है तो उसे देखना होता है कि किस एरिया में इनोवेटर्स हैं, जो इनकम की परवाह नहीं करते, नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, यंग लोग ही करते हैं, तो इनोवेटर्स हैं। इंटरनल मार्केटिंग, अपने एम्प्लॉइज के बीच में मार्केटिंग करना, अपने एम्प्लॉइज पे, जब एम्प्लॉइज को भरोसा होता है तो एम्प्लॉय बाहर जाके बोलता है। तो सबसे पहला काम होता है इंटरनल लोगों के बीच में क्वालिटीज को समझाना।
अगर मैं अपने इंटरनल लोगों को समझा पाऊंगा तो वो बाहर जाके ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो द प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग सपोर्ट, यानी सपोर्ट देना फॉर अ कंपनी एंड इट्स एक्टिविटी अमंग इट्स ओन एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू एनकरेज देम टू प्रमोट इट्स गोल्स। तो सबसे पहले अपने लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। मैं कोई प्रोडक्ट अच्छा बना रहा हूं, कंपनी चाहती है इसे 100 करोड़ की इसकी सेल करें, तो पहले वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, कितना बेटर है, वो सारा पहले हमें अपने एम्प्लॉइज को समझाना पड़ेगा। फिर वो एम्प्लॉइज बाहर वाले लोगों को विद कॉन्फिडेंस समझा पाएंगे। तो सबसे पहले इंटरनल मार्केटिंग ही होती है हर प्रोडक्ट की। जॉइंट वेंचर आप समझ गए, ये आपने कई बार पढ़ा है, मैंने भी लास्ट क्लास में बताया था। जॉइंट वेंचर क्या है कि दो लोगों का एक पर्टिकुलर काम के लिए मिलना, two or more firms to pursue a particular market, resource supply और other business opportunity। दो लोग मिल गए हैं और कोई एक पर्टिकुलर काम करेंगे या कोई पर्टिकुलर चीज के लिए वर्किंग करेंगे। हीरो होंडा, ठीक है, जॉइंट वेंचर है। तो तो ये दोनों ज्वाइंटली काम किया जाता है, दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कंपनी का लंबे समय में ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है लंबे समय में? ज्यादा से ज्यादा सेल्स ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, कंपटीशन में अपनी पोजीशन बहुत अच्छी करना। मल्टी ईयर्स कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है? इसके अंदर क्या आएंगे? कॉम्पिटिटिव पोजीशन, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी हो, प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज्यादा हो, टेक्नोलॉजी लीडरशिप हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम सही से निभा पाए। तो ये हर कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या क्या शामिल होगा? तो उसमें ये सारी बातें होंगी, नीचे लिखा होगा ऑल ऑफ दी अबव, तो आप ऑल ऑफ दी अबव टिक कर देंगे अगर ये सब आ रहा है कि लंबे समय में कंपनी किन ऑब्जेक्ट के साथ उतरती है। देन अगर हम बात करें मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट क्या होता है? बायर्स एंड सेलर्स। तो सबसे पहले एक मार्केट डेवलप करना होता है। मुझे अपने इस प्रोडक्ट का, इस पेन का मार्केट पहले डेवलप करना पड़ेगा, यानी इसके लिए बायर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जब एक बार मार्केट डेवलप हो जाएगा तो मैं इजीली माल बेच सकता हूं। तो हमेशा एक सेल्स में बात होती है कि अगर कभी भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हम सबसे पहले कहते हैं इसका मार्केट डेवलप करो, यानी इसके बायर्स इंटेंडिंग टू बाई के लिए मतलब लोग आए। तो मार्केट डेवलपमेंट क्या है? द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ ग्रोइंग सेल्स, सेल्स बढ़ाना बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू वर्जन ऑफ देम टू न्यू कस्टमर्स ग्रुप। अभी एक ऐसा कोई लोग नहीं पहचानते मेरे इस प्रोडक्ट को, या ये पुराना प्रोडक्ट है बट जिस जगह में आया हूं वहां पर लोग नहीं पहचानते, या ये प्रोडक्ट नया है और लोग इसे नहीं पहचानते। तो मुझे क्या करना है कि आप लोग इसको नहीं खरीदते हैं, मुझे डेवलप करना है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदने लगे। तो सबसे पहला काम करना, इसको खरीदवाने के लिए मुझे जो भी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी वो होगी मार्केट डेवलपमेंट। तो हर कंपनी पहले कोशिश करती है मार्केट डेवलप करो, इसके लिए वो हाई एडवर्टाइजमेंट करती है। शाहरुख खान से एडवर्टाइजमेंट करा रही है, कैटरीना कैफ से एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों की निगाह में आ जाए, फिर लोग उस प्रोडक्ट की बाई करनी स्टार्ट करें। जैसी बाइंग स्टार्ट करते हैं हम कहते हैं मार्केट हमारा डेवलप हो गया। तो जो भी हमें प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी इस मार्केट को डेवलप करने के लिए वो कहलाएगा मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट एंट्री, अब मार्केट तो बन गया है, बायर्स हैं, उस मार्केट में आपको एंट्री करना। एंट्री कौन करता है? जिसका प्रोडक्ट पुराना होता है या नया होता है? नया। तो लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, देखो मार्केट ही नहीं है तो मार्केट क्रिएट कर दिया हमने, बाइंग सेलिंग हो गई। अब एक जगह पे खूब बाइंग सेलिंग हो रही है, मार्केट है, उस मार्केट में मुझे एंट्री करना है। एंट्री कौन कर सकता है? जिसके पास भी नया प्रोडक्ट हो। कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, प्रोडक्ट नया है तो भी मार्केट एंट्री होगी उस प्रोडक्ट के लिए, और नई है तो नया हो गई। लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट इनटू न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट, नए मार्केट में भी है एग्जिस्टिंग मार्केट में, उसको एंट्री करने के लिए जो जब लॉन्च करते हैं आप प्रोडक्ट को तो दैट इज नोन एज मार्केट एंट्री। तो लॉन्च, जिस समय भी आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं इट इज नोन एज मार्केट एंट्री। मार्केट लीडर, जो हाईएस्ट कंट्रोल होगा जिसका मार्केट पे। मार्केट पोजीशनिंग, मार्केट पोजीशनिंग भी एक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी का में क्या होता है कि आपकी कॉम्पिटिटर की तुलना में आपकी पोजीशन बेटर हो, दैट विल पोजीशन अ बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगेंस्ट दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की नजर में आपका माल बेटर है।
तो इट इज नोन एज मार्केट पोजिशनिंग। अगर जैसे उस दिन मैंने 4 मोबाइल्स रखे थे तो आप लोगों ने कहा एप्पल, तो इसका मतलब एप्पल की पोजीशनिंग बेटर है। मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च में हमें यह समझना पड़ता है कि कंज्यूमर की गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड क्या वांट्स हैं, व्हाट दे वांट, किस तरीके की क्वालिटी चाहते हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी चाहते हैं, क्या यूज करना चाहते हैं। तो सिस्टमैटिक गैदरिंग, हमें डाटा गैदर करना है, रिकॉर्ड करना है, एनालाइज करना है। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड मार्केटिंग के लिए हमें पहले डाटा गैदर करना पड़ेगा, लोग क्या चाहते हैं। जब ये डाटा गैदर हो जाएगा तो इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं, तो दैट इज मार्केट रिसर्च। मार्केट सेगमेंटेशन, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मार्केट सेगमेंटेशन है मार्केट को डिवाइड कर देना, जैसे मेल फीमेल चिल्ड्रंस डिवाइड कर दिया। जैसे क्लोथिंग वाला है तो क्लोथ वाले ने कहा कि एक तो मैं सबके क्लोथ रख सकता हूं, मेल का, फीमेल का भी और चिल्ड्रन का, लेकिन मेरी दुकान छोटी है, तो मैं क्या करता हूं, मार्केट सेगमेंटेशन यूज करता हूं। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है कि मैं यूज करता हूं, 3 पार्ट्स में बांट दिया मैंने मार्केट को, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन। अगर आप क्लोथ्स की शॉप खोलें तो आप सबसे पहले किस किस सेगमेंट के लिए काम करना चाहेंगे, बताइए। मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, किसकी शॉप खोलना चाहेंगे? छोट फीमेल। अच्छा, मेल, एक लड़के ने भी फीमेल कहा और लड़कियों ने भी फीमेल। अच्छा, सेकंड नंबर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ये लोग तो बस ऐसे ही होते हैं, कोई सा भी कुछ भी पहन लिया, जैसे मैं कुछ नहीं पता, कुछ भी पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, बाय गॉड, कि एक कपड़ा हम तीसरी बार पहन रहे हैं, चौथी बार पहन रहे हैं। मेरे घर में तो काफी होता है। और चिल्ड्रंस भी के लिए भी जो है, बच्चे के, क्योंकि बार बार ग्रोथ की वजह से चेंज होते रहते हैं कपड़े, और माँ बाप भी काफी इन पे खर्चा करते रहते हैं। तो अगर आपके पास छोटी शॉप है तो आप हमेशा सबसे पहले चाहेंगे कि हम सेगमेंट में बांट दूं, और सेगमेंट बांटने के बाद मुझे देखना पड़ेगा, सेगमेंट का मतलब डाइवर्सिफाई कर देना, ग्रुप्स बना देना, और उसके बाद चुनना कि मैं किस सेगमेंट के लिए काम करूंगा। तो मार्केट सेगमेंटेशन है डिवाइडिंग कंज्यूमर्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक को बेस बनाते हुए, टू डिलीवरी स्पेशली डिजाइंड एडवर्टाइजमेंट दैट मीट दीज कैरेक्टरिस्टिक एज क्लोजली एज पॉसिबल। सेगमेंट बांटने के बाद हमें फिर एडवर्टाइजमेंट उसी बेसिस पे करना पड़ेगा। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है कि हमें ग्रुप में डिवाइड कर देना, जैसे इन्होंने बांट दिया फीमेल्स, मेल्स, या सबको कंबाइंड कर लिया। ये तीनों थे, मेल, फीमेल, चिल्ड्रन थे, इन तीनों को अलग अलग बांट दिया। और उसके बाद आपको सिलेक्शन करना कि मुझे किस ग्रुप को लेना है, और उसी के बेसिस पे आपको एडवर्टाइजमेंट करना। तो अगर हम क्लोथ्स में फीमेल क्लोथ्स का अगर वर्किंग कर रहे हैं, फीमेल क्लोथ हमारा सेगमेंटेशन है, तो हमें उस जगह एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा जहां पर फीमेल्स ज्यादा है, और उसी तरीके का हमें ब्रांड एम्बेसडर लेना पड़ेगा। कोई मेल तो ले नहीं सकते, ऑब्वियसली ब्रांड एम्बेसडर कोई फीमेल लेनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन, जहां पर आप डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में और उसी के बेसिस पे मार्केटिंग टूल्स यूज करेंगे। मार्केट शेयर, मार्केट शेयर का मतलब ओवरऑल अगर 10 लोग हैं तो उसमें आप कितने परसेंट के हो। जैसे 10 लोग हैं एक इंडस्ट्री में, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा मार्केट शेयर सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर बाकी लोगों ने टोटल 10 लाख रुपए अगर इस कंपनी में, अगर इस बिजनेस में लगा हुआ है, टोटल 10 लोग हैं और 10 लाख रुपए लगा हुआ है, तो इसमें 8 लाख रुपए तो मेरा ही इन्वेस्टमेंट है। तो बिग प्लेयर, आई एम अ बिग प्लेयर, मेरे कहने पे सब कुछ चलता है, तो बोला जाएगा मार्केट शेयर मेरा सबसे ज्यादा है। मार्केट शेयर का मतलब होता है एज ए परसेंटेज ऑफ ऑल सेल्स विद इन मार्केट। अगर सारे लोग 10 करोड़ का माल बेचते हैं तो 8 करोड़ का तो मैं ही बेचता हूं। तो सारी सेल्स के कंपैरिजन में एक पर्टिकुलर वन ब्रांड या वन प्रोडक्ट कंपनी का, या कंपनी, एक कंपनी सारे कंपटीटर्स में मार्केट शेयर क्या रखती है, या एक ही कंपनी के अगर 10 प्रोडक्ट बिकते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना मार्केट शेयर रखता है। जैसे स्टूडेंट्स प्राइड में 3 प्रोडक्ट हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, तो हम बोलेंगे कि तीनों का मार्केट शेयर निकाल के लाओ।
तो टोटल सेल में से अगर फाउंडेशन की सेल 10 लाख 15 लाख की होती है और मान लीजिए टोटल सेल 1 करोड़ की है, तो हम बोलेंगे फाउंडेशन का शेयर है 15%। सेम सारे जितने भी कोचिंग है वो टोटल सेल कितनी करते हैं, स्टूडेंट्स प्राइड कितना सेल करता है, टोटल सेल से अपनी सेल को कंपैरिजन करूंगा तो वो मार्केट शेयर। कोई डाउट है यहां? ये टर्म्स मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूं, बार बार आप सुन सकते हैं। अभी पीछे हम क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट टारगेटिंग, मार्केट टारगेटिंग देखो, हमने मार्केट सेगमेंटेशन कर लिया ना। मार्केट सेगमेंटेशन में हमने पहचान लिया कि भाई फीमेल भी है, मेल भी है और चिल्ड्रन भी है। अब मेरा प्रोडक्ट फीमेल ओरिएंटेड है, तो मैं टारगेटिंग क्या मास में करूंगा या वहां पे टारगेट करूंगा मार्केट करते हुए जहां फीमेल ज्यादा हो, जहां फीमेल ज्यादा हो। तो मार्केट टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट, हर मार्केट सेगमेंट को इवेल्युएट करना एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट, उनमें से सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट क्या है। तो सेगमेंटेशन तो क्या था, सिर्फ डिवाइड करना, ओनली डिवीजन, और उस डिवीजन के बाद सबसे अट्रैक्टिव कौन है उसको टारगेट करना पड़ेगा, दैट इज मार्केट टारगेटिंग। तो जरा देखिए, जो अभी हमने बनाया कि मेल फीमेल और चिल्ड्रन, इन 3 पार्ट्स में मार्केट को बांट दो, तो ये हो गया मार्केट सेगमेंटेशन। उसके बाद आपने कहा सर फीमेल वाली क्लोथ्स की शॉप आप ज्यादा खोलिए, तो वो हो गया मार्केट टारगेटिंग। तो इवेल्युएट ईच मार्केट सेगमेंट, हर मार्केट सेगमेंट को इवेल्युएट करना, फिर सेलेक्ट करना मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट टू एंटर विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन। मार्केटिंग आप समझ ही गए। मार्केटिंग इज द साइंस और आर्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट? कोई एक बच्चा बताए। आप कॉमर्स के हैं सर, हम तो कॉमर्स के हैं। अबे तो डिफरेंस तो बताओ साइंस और आर्ट। हाँ रिया, रिया यस साइंस, राइट। रिया she said कि science is based on facts and art is on creativity, मतलब completely creativity। बेटे साइंस फैक्ट नहीं है, फैक्ट्स में तो हिस्ट्री आती है, साइंस है लॉजिकली। साइंस ऑलवेज टेल्स अबाउट लॉजिक्स, फैक्ट्स ठीक है, बट मेनली साइंस का काम होता है लॉजिक। मैं इसको इसको मिला दूंगा तो ये बनना चाहिए, लॉजिक, लॉजिक्स पे काम करती है साइंस। हाँ जी, प्रिंसिपल्स पे भी बेस्ड होती है। तो पहले कुछ लॉजिक्स आते हैं, लॉजिक जब आते हैं तो स्टैब्लिश्ड हो जाता है, फिर प्रिंसिपल बनता है। सबसे पहले हमें लॉजिक्स देखने होते हैं, ऐसा करूंगा तो कैसा होगा। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं इनकम टैक्स बढ़ा दूंगा या मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दूंगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो ये बोला जाएगा यस महंगाई बढ़ेगी, तो लॉजिक है, क्योंकि हर चीजों के टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो हर सामान महंगा हो जाएगा। तो जब भी लॉजिकल बात की जाती है तो हम वो साइंस करता है। और आर्ट है कैसे किया जाए, हाउ टू डू। तो मार्केटिंग क्या होता है, सबसे पहले लॉजिक्स देखने होते हैं, मेरा इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करने से रिजल्ट्स क्या आएगा। मैं होर्डिंग लगाऊं तो रिजल्ट क्या आएगा। अब आज की डेट में लॉकडाउन जैसे चल रहा था इतना ज्यादा, तो होर्डिंग वाज द गुड एडवर्टाइजमेंट मीडिया। आप बताइए, हम स्टूडेंट्स प्राइड में क्या करते थे, होर्डिंग भी लगाते थे, सनपैक्स वगैरह भी लगाते थे, और न्यूज़पेपर ऐड भी देते थे और इलेक्ट्रॉनिक ऐड भी देते थे। हर साल हमारा ये काम था, वैसे कम ऐड करते हैं पर उसमें भी थोड़ा थोड़ा ये सब कर लेते थे। अब ये आ गई कोविड सिचुएशंस, तो हमें सारे ऐड दोबारा कंटिन्यू रखने चाहिए थे। आप बताइए, मुझे, हाँ देवाशीष कह रहे हैं कि आप सर इंटरनेट को, या और बच्चे भी कह रहे हैं आप इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा फोकस करिए। न्यूज़पेपर भी कुछ लोग मंगा रहे थे, कुछ नहीं चलो न्यूज़पेपर भी दे दो, लेकिन होर्डिंग लगा के क्या करोगे, आदमी घर में बैठा है तुम्हारे बाहर होर्डिंग लगे हुए हैं। तो लॉजिक देखना था सबसे पहले, सबसे पहले लॉजिक देखना था कि यार मैं ऐसा करूंगा तो कैसा होगा। तो मार्केटिंग करते समय सबसे पहले, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है ना, लॉजिक देखना पड़ता है, रिजल्ट्स क्या आएंगे। अब समझ में आ गया, इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट करूं तो कैसा कितना डिजाइन होना चाहिए। अरे डिजाइन बकवास है तो इंटरनेट पे लोग क्यों देखेंगे।
ठीक है, अब हमने एडवर्टाइजमेंट क्या करा, एक छोटा सा इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट करा, CS और बेस्ट और सब छोटा छोटा लिखा है, और ये पूरा भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। अब आपकी निगाह में आएगा ये वाला ऐड, और एक ऐड हमने ये करा CS और नीचे छोटा सा कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया और लिख दिया हाईएस्ट रैंक प्रोड्यूसर और अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। अब विच इज मोर अट्रैक्टिव स्टूडेंट के लिए? सेकंड वन। दिख रहा है ना, अब हमने गुचर पुचर ये सब कर दिया। हमने कहा इंटरनेट बैंकिंग ऐड करो भाई, लॉजिक है, साइंस है, इंटरनेट ऐड करने से बहुत फायदा होगा। आर्ट पे ध्यान नहीं दिया, तड़ातड़ ऐड कर दिया इंटरनेट पे, ये बकवास सा ऐड कर दिया, किसी ने नहीं देखा, एक कॉल नहीं आई। मैं रोज सोच रहा हूं यार साइंस तो लगाई है, लॉजिक तो लगाया है, आना तो चाहिए कॉल, कॉल नाम की कोई चीज नहीं आ रही। तो बताइए मार्केटिंग करते हुए क्या करें? सिर्फ आर्ट करें, बड़ा अट्रैक्टिव सा डिजाइन बना के बोर्ड लगा दिया बाहर, पूरे शहर में बोर्ड लगा दिए, लोग अपने घरों में। तो वो साइंस यूज नहीं करी, और साइंस यूज करी बट आर्ट यूज नहीं करी, तो मार्केटिंग घुस जाएगी। तो मार्केटिंग में दोनों यूज होते हैं, साइंस और आर्ट। आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? कितने बजे है नेक्स्ट क्लास? 10:45। चलिए चलिए पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से जरूर है। भैया मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मार्केटिंग आप समझिए, साइंस आर्ट बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा, है ना। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग करते हुए 4 P's ध्यान रखने पड़ेंगे। 4 P इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सर्विस 7 P's। प्लीज यहां लिख लीजिएगा कहीं पर। गुड्स के केस में, मार्केटिंग मिक्स में, एक मिनट, मार्केटिंग मिक्स में 2 पार्ट्स में बांट लीजिए, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स के केस में 4 P's और सर्विस के केस में 7 P's। जरा समझा दूं पहले मैं कि मार्केटिंग करते हुए किन P's पर ध्यान रखना है। प्रोडक्ट, जब मैं मार्केटिंग कर रहा हूं तो मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटीज, प्रोडक्ट कैसा है इस पे बड़ा ध्यान देना है। मार्केटिंग कर दी, प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं बताया, नहीं चलेगी। प्राइस, अट्रैक्टिव प्राइस पर होना चाहिए। माई गुड्स इज वेरी गुड बट प्राइस इज नॉट गुड। तो मार्केटिंग करते हुए मुझे उसका प्राइस का जस्टिफिकेशन भी बताना पड़ेगा। अगर मेरा महंगा प्राइस है तो फिर मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस प्राइस को आपस में जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये नहीं मैंने प्रोडक्ट 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 बताया और प्राइस क्यों इतना महंगा है इसके बारे में कोई बात नहीं करी, तो कभी वो मार्केटिंग नहीं चल पाएगी। तो अगर कोई गुड्स है तो उसकी, या सर्विस है तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बतानी पड़ेगी, क्वालिटी के साथ उसके प्राइस की जस्टिफिकेशन भी। और अगर प्राइस कम है तो और फायदा हो गया, इतनी सारी क्वालिटी इतने कम दामों में। वही सफेदी जब कम दामों में मिले, ऐसा कुछ करके ऐड था ना, तो कोई ये क्यों ले, ये क्यों ना ले, ऐसे कुछ करके था ना। तो वो क्या कर रहे थे, पहले उन्होंने प्रोडक्ट समझाया और फिर उसका प्राइस कंपैरिजन दिया। प्लेस, प्लेस का मतलब है कि ऑनलाइन मिलेगा या फिजिकली मिलेगा। मार्केटिंग करते समय किस प्लेस, किस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन या फिजिकल। तो बेसिकली मैंने प्रोडक्ट बता दिया, प्राइस बता दिया, अब मेरा प्लेस या मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कितने हैं, हर जगह अवेलेबल है या नहीं है, ये सब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ऑनलाइन अवेलेबल है तो ये बात बोलनी पड़ेगी, ऑफलाइन अवेलेबल है तो फिर कहां कहां है, हर शहर में हमारे लोग, हर गली में हमारे लोग, जहां चाहे वहां लें, कॉन्टैक्ट दिस नंबर। नीचे आप देखते होंगे ऐड आते होंगे, तो ऐड पूरा बताया, उसके बाद नीचे एक पट्टी लिखी हुई है मुरादाबाद, मेरठ, ये वो सबके कॉन्टैक्ट नंबर, यानी इतनी जगह पे अवेलेबल है चीज। प्लेस, मैंने अपना प्रोडक्ट बताया, प्राइस बताया, बताया ही नहीं मिलेगा कैसे, आपने सुना और आपने भी गोली मारी, तो हर जगह अवेलेबल जो। अब प्रमोशन, प्रमोशन भाई हमने प्लेस बताया, प्रोडक्ट बताया, प्राइस बताया, प्लेस बताया, बट प्रमोशन शाहरुख खान से कराया तो 4 चांद लग गए। अब पता नहीं शाहरुख खान अब इतना पॉपुलर है नहीं, जो भी पॉपुलर है उससे कराया, ठीक है। तो जब भी आप मार्केटिंग करें तो माय डियर अब आपने कराया अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन,
किसी टॉप हीरोइन से, ना उसने प्रोडक्ट के बारे में बताया, ना प्राइस के बारे में बताया, ना मिलेगा कहां से, हीरोइन आई, उन्होंने फटाफट एक आपका प्रोडक्ट उठाया, रखा और चले गए, तो ये भी गलत है। तो मार्केटिंग करते हुए क्या होगा, प्रमोशन भी अच्छे से करना है, अवेलेबिलिटी भी सही से समझानी है, प्राइस भी और प्रोडक्ट भी, इन 4 पीस को ध्यान रखिए, बेस्ट मार्केटिंग हो जाएगी। बट जब आप सर्विस इंडस्ट्री में जाते हैं तो पीपल इज मोर इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या हूं, मैं प्रोडक्ट इंडस्ट्री हूं, सर्विस इंडस्ट्री हूं, तो यार टीचर कौन होगा ये इंपॉर्टेंट है ना, टीचर इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। आप होटल में जाते हैं तो होटल में रिसेप्शन के लोग कैसे हैं, होटल स्टाफ कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है ना। होटल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री। आप पहुंचे सामान ले लाके, उसके बाद आपने अपनी एंट्री कराई, अब आपने कहा कि मुझे कैसे जाना है, बोले इधर से उधर चले जाओ, उसने कहा सामान बोले खुद ही लेके जाओ, जब यहां तक ले आए तो आगे भी ले जाओ कमरे तक, जाएंगे दोबारा। एम्बियंस बहुत बढ़िया होटल का, गजब का एम्बियंस है, बस जैसे वहां तक 3-4 बैग लाद के पहुंचो, ऐसी वही 4 बैग लाद के अपने कमरे तक पहुंच जाओ, दिक्कत क्या है। कोई सामान चाहिए तो अपना नीचे पानी की बोतल भी चाहिए तो नीचे आओ, जैसे आपने फोन करा कि मुझे पानी चाहिए, बोले आके ले जाओ, आप गए नीचे, जाके ले आए। भाई आदमी लेता ही अपने घर में भी लेता है। बोलो ऐसा होटल चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, तब भी नहीं चलेगा। तो पीपल इज इंपॉर्टेंट इन सर्विस इंडस्ट्री। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में क्या करेगा यार, मेरे प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री में पीपल इज इंपॉर्टेंट। तो सर्विस इंडस्ट्री में 7 नहीं है, 3 लिखिए, 3 पीस, क्योंकि वहां 3 एडिशनल है, 7 ही है, 7 ही है, 7 ही है, 3 एडिशनल। वहां अपने प्रोडक्ट के बारे में तो बताएंगे, बट पीपल भी चाहिए। प्रोसेस, प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब है सर्विस इंडस्ट्री में प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहां आप कोचिंग लेंगे तो प्रोसेस क्या है एडमिशन का, भाई टीचर अच्छा है, ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, पहले एक ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, फिर एक ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फिर आप जो है हमें पैसा जमा करेंगे, फिर जमा करने के बाद उसकी घर से रसीद लाके यहां दिखाएंगे, फिर दिखाने के बाद फिर ऐसे एंट्री हो गए, फिर वैसे एंट्री हो गए, आप बेहोश हो गए। तो प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड। सर्विस इंडस्ट्री में प्रोसेस शुड बी इजी। उन्नति आप म्यूट मैं करूं उन्नति को, पहला दिन है तो ये काफी बोर हो गए हैं। हाँ जी, तो उसके बाद प्रोसेस शुड बी वेरी इजी। आप होटल में जा रहे हैं तो एडमिशन शुड बी वेरी इजी, तो वो प्रोसेस है। एंड थर्ड इज फिजिकल एविडेंस। कहां पर सर्विस मिलेगी, होटल है तो होटल में फिजिकल जो एविडेंस है वो एम्बियंस शुड बी गुड। आप हमारे यहां सैनिटाइजेशन होना चाहिए, एम्बियंस शुड बी गुड। भाई मैं अब कोचिंग का एग्जांपल, कोचिंग लेने गए, सर टीचर कौन है, प्यूपल। सर प्रोसेस क्या है, मुझे क्या करना होगा, बेटा कुछ नहीं, आप ऑनलाइन ट्रांसफर करिए, अगले दिन रीवा मैम आपको कांटेक्ट करेंगी, ज्यादातर वर्किंग मैम संभालेंगे, आपके लिए प्रोसेस बहुत इजी है, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके सर, बहुत अच्छा। सर अगर कभी इंस्टीट्यूट आना होगा तो भाई इंस्टीट्यूट आना होगा तो साफ सफाई बेटर होगी, सारी चीजें होंगी, एसी रूम्स होंगे, सब कुछ होगा। सर मेरे को तीनों पीस मिल गए, और आपका प्रोडक्ट कैसा है वो तो बहुत बढ़िया है ही, प्राइस कैसा है वो तो अफोर्डेबल है ही, और हम ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे है, सब जगह अवेलेबिलिटी है, और प्रमोशन हम बढ़िया तरीके से कर ही रहे हैं, सारे पीस मिल गए, मार्केटिंग हो गई बढ़िया। समझ में आया। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस मतलब अवेलेबिलिटी फिजिकल, अगर होटल जाएंगे तो होटल का एम्बियंस कैसा है, तो दिस इज मार्केटिंग मिक्स। थोड़ा ऐसा है ना यार, मैं मार्केटिंग वाली टर्म से, मतलब मैं चार्टेड अकाउंटेंट, टैक्सेशन मेरा मेन सब्जेक्ट, अब ये सारी बातों के लिए टीचर अवेलेबल नहीं थे, ये सब मैं पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है उतना डिटेल ना बता पाऊं, बट आपका काम चल जाएगा, कहीं ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। बस ये 3 टर्म्स और कर लेते हैं। 3 क्या है यार, अगर कोशिश करें, अरे हाँ, चलो थोड़ा थोड़ा फास्ट निपटाते हैं। मार्केटिंग प्लान, आप कैसे डिटेल्ड स्टेटमेंट दीजिए, आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, अपना कैसे माल को बेचेंगे। मास मार्केटिंग मैंने उस दिन भी बताया था, ज्यादातर भीड़ को अट्रैक्ट करना, जो जो ऐसा मीडिया यूज करना मार्केटिंग में जो ज्यादातर मास के पास जाएगा, जैसे न्यूज़पेपर, जैसे टेलीविजन, उनके ऐड हमेशा मास मार्केटिंग होंगे, ज्यादातर लोगों पर जाएंगे। मर्जर, 2 या 2 से ज्यादा आइडेंटिटीज का मिलना, 2 और मोर कंपनीज टुगेदर मिल जाए और बिजनेस को प्रमोट करें। मिशन,
ये भी इंपॉर्टेंट है मिशन। अच्छा, ये मिशन कंपनीज की वैल्यूज को बढ़ाने के लिए, कंपनीज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ता है हमारा मिशन क्या है, हम कहां जाना चाहते हैं, व्हाट इज अवर मिशन। तो मिशन क्या है? द यूनिक पर्पज ऑफ अ फर्म दैट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम फर्म ऑफ इट्स टाइप। इस तरीके की फर्मों से आपको अलग करना, आपका पर्पज। मैं बोलता हूं मेरा मिशन क्या है, जैसे रिलायंस का मिशन है ग्रोथ, टाटा का मिशन है अफोर्डेबिलिटी। तो सबको पहले मिशन बताना होता है जो औरों से उसे अलग करे। तो द यूनिक पर्पज, आपका पर्पज क्या है? ऐसा पर्पज जो अपार्ट फ्रॉम फर्म ऑफ इट्स टाइप, इस तरीके की फर्मों से आपको अलग करे। आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग मार्केट, मार्केट में उस तरीके का जो आपका मिशन है उसके बेसिस पे आपको अपना स्कोप, अपने ऑपरेशंस आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे टाटा का मिशन है अफोर्डेबिलिटी, हर एक इंसान के पास पहुंच पाए टाटा। तो जब टाटा का ये अफोर्डेबिलिटी का है तो वो औरों के कंपैरिजन में सस्ती कार्स हो गई या सस्ते और चीजें प्रोडक्ट हो गए, तो उनके मिशन से वो यूनिक हो गए। और फिर उन्हें देखना होता है कि हम मार्केट में अपने ऑपरेशन किस तरीके से कर पाएंगे, कस्टमर्स को कैसे अप्रोच कर पाएंगे, प्रोडक्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन को, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे इन अ मैनर दैट रिफ्लेक्ट्स। ये सारे काम हमें ऐसे करने हैं जो वैल्यूज प्रायोरिटीज ऑफ द फर्म्स स्ट्रेटजी, जो हमारी प्रायोरिटीज और वैल्यूज, जो कौन सी वैल्यूज है हमारी, अफोर्डेबिलिटी, इसको पूरा कर सके। मतलब मैं इन नटशेल बताऊं, मिशन क्या है कि एक सर्टेन गोल जो आपको अदर फर्म से डिफरेंट करे, और उस गोल को लेकर आप अपना स्कोप ऑफ ऑपरेशन, कस्टमर, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आइडेंटिफाई करें जिससे ये रिफ्लेक्ट हो कि आप अपनी वैल्यूज के लिए काम कर रहे हैं। मेरा मिशन है अफोर्डेबिलिटी, लेकिन मैं हमेशा रिच लोगों के बीच में एग्जिस्ट करता हूं, तो हम मिशन पूरा नहीं करेंगे। तो मिशन क्या होगा? ये मिशन बेसिकली मार्केटिंग में यूज हो रहा है इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो गया। मिशन क्या है कि आप अपना एक एम बनाइए, एक पर्पस बनाइए, उस पर्पस को पूरा करने के लिए जो आपकी वैल्यूज को और मिशन को रिफ्लेक्ट करे उसके बेसिस पे काम करेंगे। तो दैट इज नोन एज मिशन। निच मार्केटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निच मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है यहां से तो क्वेश्चन आएगा। एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ पर्टिकुलर लोगों को अट्रैक्ट करना। जैसे कार बाइंग एक सेगमेंट है, बट कार बाइंग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 लाख 3 लाख से ज्यादा बड़ी कार नहीं ले सकते। तो जब हम एक सेगमेंट में भी एक स्मॉल पर्संस को, एक स्मॉल ग्रुप को अट्रैक्ट करने के लिए काम करें तो वो होती है निच मार्केटिंग। निच मार्केटिंग क्या है? रेफर्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट बाय बिजनेसेस। जैसे टाटा ने नैनो निकाली, तो कार सेगमेंट के क्या हर बंदे ने नैनो ली होगी, या उस सेगमेंट, पूरा कार बाइंग सेगमेंट में भी जो कुछ स्मॉल बायर्स है उन्होंने उनके लिए निकाला वो। तो जरा प्लीज एक एक लाइन पढ़िए, आपको बात समझ में आएगी क्या है। निच मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट। स्मॉल मार्केट सेगमेंट है, यानी वो 2 लाख की कार खरीदने के लिए कुछ ही लोग खरीदेंगे। बाई बिजनेसेस दैट डिसाइड टू कॉन्सेंट्रेट देयर एफर्ट्स। निच सेगमेंट एग्जिस्ट नियरली ऑल मार्केट, हर मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल आटा नूडल्स फॉर हेल्थ कॉन्शियस। अब जैसे नूडल्स का एक पूरा सेगमेंट है, बट काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि यार नूडल्स से जो है शरीर को नुकसान होता है, तो कुछ ही लोग सोचते हैं। बाकी आप हम लोग तो खाने में ज्यादा दिमाग लगाते हैं टेस्टी कौन सा है, पर कुछ लोग कहते हैं हम नूडल्स तभी लेंगे, हम नूडल्स तभी ले, यार अधिकतर नूडल्स नुकसान दे सकता है, तो मैं नूडल्स को टेस्ट के लिए कभी कभार ही यूज करूंगा। तो ये बात बाबा रामदेव ने समझ ली और उन्होंने कहा कि मैं केवल इसी सेगमेंट के लिए नूडल्स निकालूंगा। यानी नूडल्स के सेगमेंट में भी जो स्मॉल लोग हैं, जो सिर्फ कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस, उनके लिए नूडल्स निकालूंगा। तो वो हो गई निच मार्केटिंग। तो वो अपनी मार्केटिंग करते समय ये बोलेंगे कि ये हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, तो इशिता, अदिति, अरुषि, अनुज, ये लोग तो खाएंगे जो टेस्ट में बढ़िया हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो लोग इस प्रोडक्ट को लेंगे। तो
हर मार्केट में एक स्मॉल सेगमेंट होता है जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट चाहता है। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप पूरे सेगमेंट को हिट करिए जो और लोग भी कर रहे हैं, या आप उस सेगमेंट में सिर्फ उन स्मॉल लोगों के लिए काम करिए। अब सारी फर्में जो काम कर रही हैं वो तो पूरे सेगमेंट को कर रही हैं, आपने क्या करा, सिर्फ उन स्मॉल लोगों के लिए अपना माल बनाया, तो वो स्मॉल वाले तो केवल आप ही का खरीदेंगे क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड आटा नूडल्स आ गए, बाकी लोग बाकी मार्केट खरीदेंगे। तो आपको एक छोटा मार्केट में ही आपका सारा माल खप जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड निच मार्केटिंग। जैसे टाटा ने कार मार्केट में नैनो निकाली, पतंजलि ने आटा नूडल निकाला, तो नूडल्स में किन लोगों के को फायदा देगा, ये हेल्थ कॉन्शियस लोग। बस यहां से आगे की कल करते हैं, कुछ देख लेते हैं जरा बैक क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, एक बार देखें जरा। मैंने अब तक बैक क्वेश्चंस में नहीं देखा। जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जरा देखें आपको मेरी बातें कितनी समझ में आ रही हैं। ब्रांड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी मोर देन वन भी हो सकते हैं। ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ब्रांड, बताइए ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ब्रांड ब्रांड इक्विटी इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट, ये उन्नति शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसका अभी आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ब्रांड इक्विटी इज बेस्ड ऑन एक्सटेंट टू विच द ब्रांड हैज हाई ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड इक्विटी बनती कैसे है? ब्रांड लॉयल्टी से, नेम अवेयरनेस से, क्वालिटी से और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन से, लोग उसके साथ जुड़े रहे, इससे ब्रांड इक्विटी बनती है। ट्रू। ब्रांड इक्विटी इंक्लूड्स अदर इंटेंजिबल एसेट्स, ब्रांड इक्विटी में पेटेंट, ट्रेडमार्क और चैनल रिलेशनशिप, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कितने हैं, आपका ट्रेडमार्क्स, ये भी ट्रू है। तो ऑल ऑफ दी अबव। बी टू बी क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। तो जरा देखिए, वन बिजनेस टू अनदर, दिस शुड बी सी। ठीक है। और ये क्या है? डैश इज प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड बाय एंटिसिपेटिंग व्हाट बायर्स फोरकास्टिंग। सिक्स्थ, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट, एक्सप्लोर स्मॉल मार्केट सेगमेंट को पहचानना, एक्सप्लॉइट करना, पहचानना। दैट डिसाइड टू कंसंट्रेट, अरे वाह भाई वाह। पर्सनल सेलिंग अभी बताया नहीं है मैंने, प्राइस सेंसिटिविटी आगे आना है। ये जरा बताना। टेंथ, कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू नेक्स्ट, बदला। बिड किसके अपोजिट है? आस्क और ऑफर। अच्छा, और कॉल का अपोजिट कौन है? पुट। कोई एक आध बच्चा बता दे रहा है, लेकिन कंबाइंड एग्जाम में आएगा नहीं ना, सबको इंडिविजुअली पहचानना है। 12वां, यह अनुज से मैंने क्वेश्चन पूछा था 12th उस दिन जब पढ़ाते हुए, अब 12 के बारे में। स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट डिविडेंड एंड स्टेबल अर्निंग, डिफेंसिव स्टॉक। अरे यार तुम लोग तो बड़ा बढ़िया बता रहे हो, सब बहुत अच्छा बता रहे हो, बढ़िया, बहुत शानदार। मतलब मेरा एक्सपर्ट नहीं है इस सब्जेक्ट में, मगर फिर भी आप समझ गए बातें। 2-3 क्लासेस और लगेंगी बच्चों, थोड़ा लंबा, सबसे लंबा चैप्टर यही है। चैप्टर नंबर 5 पूरा कर लिया पुराने बच्चों ने, जो न्यू एंट्रीज वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 की 3 क्लासेस थी, दो दो के अलावा थर्ड भी दे दी होगी मैम ने, तो कर लिया ना आपने? ठीक है, चलिए, नाइस। ठीक है फिर, बाय बाय। ओके। हाँ काश।